विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। रामकृष्ण डालमिया का जन्म राजस्थान के गांव में एक गरीब परिवार में हुआ, लेकिन रामकृष्ण डालमिया एक उम्र के बाद ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन उनका मन पैसा कमाने में लगता था। उस समय बिजनेस का सेंटर कोलकाता था। रामकृष्ण डालमिया कोलकाता गए और वहां अपने मामा के साथ बिजनेस में हाथ बटाने लगे। चांदी के कारोबार में, सट्टा लगाने में लगाते रहते थे। एक बार उन्होंने तंग आकर पंडित से हाथ दिखवाया। पंडित जी ने कहा 1.5 महीने में तुम्हें अच्छा फायदा होगा। चांदी का उस बार जो उन्होंने सट्टा लगाया, बताते हैं कि 18-19 बरस की उम्र में 1910-11 के आसपास रामकृष्ण डालमिया को 1,56,000 रुपए का फायदा हुआ। और उसके बाद रामकृष्ण डालमिया ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। पहले वो बिहार में आए, बिहटा में उन्होंने शुगर मिल लगाई बड़ी, और उसके बाद उनकी नज़र इस डेहरी ऑन सोन के इलाके में पड़ी। यहाँ पर सोन नदी थी, जहाँ से वेस्ट जो था, इंडस्ट्रियल वेस्ट, वो नदी पे जा सकता था। और यहाँ से पत्थर और पहाड़ नज़दीक थे, जिससे रॉ मटेरियल लेके सीमेंट बनाने का काम हो सकता था। सीमेंट बनाने से और बाकी फैक्ट्रियों के रॉ मटेरियल से क्या बन सकता है। और करते करते रामकृष्ण डालमिया ने डालमिया नगर की स्थापना कर दी और इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया कि पूरे आज़ादी से पहले एक पूरे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ के तौर पर जब जैसे टाटा नगर को देखा जा रहा था, वैसे या उससे भी तेज गति से डालमिया नगर बढ़ने लगा था। ये जो आप कैंपस देख रहे हैं और जहां से मैंने ये बात की शुरुआत की है, ये रामकृष्ण डालमिया का ये घर है। जब वो यहाँ पर इस कैंपस में आते थे तो मैं थोड़ा आपको ये दिखा दूं। एक तरफ ये उनका घर, एक तरफ ये उनके मैनेजर का घर, आमने सामने का घर है। और इन घरों में मैं उस जमाने के लिहाज से अगर आपको यहाँ थोड़ा सा दिखा दूं, ये जो डाइनिंग हॉल है, वो जो डाइनिंग टेबल है, वो 28 लोगों के बैठने का है। और इसके अलावा मीटिंग रूम था। देश का एक आदमी इतनी कम उम्र में सबसे तेजी से बिजनेस एम्पायर खड़ा कर रहा था, और उसमें डालमिया नगर खड़ा करके आसपास के इलाकों के, ये देख, ये तभी के पंखे, ये तभी की फॉल सीलिंग, ये सब हुई है। रामकृष्ण डालमिया ने इस इलाके में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत गजब का काम किया। इस डालमिया नगर इंडस्ट्रियल जो सिटी है, टाउन है, इसमें लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए इंग्लिश मीडियम और तमाम तरह के स्कूल और कॉलेज उन्होंने स्थापित किए। बहुत ही लग्जरी जीवन जीने के शौकीन रामकृष्ण डालमिया ने, एक बात मैं उनके बारे में बताऊं, उन्होंने 6 शादियां की थी, एक के बाद एक 6 शादियां की, मगर रामकृष्ण डालमिया को कोई बेटा नहीं हुआ। इस जो बंगला है, इससे जुड़े हुए स्विमिंग पूल है, फव्वारे हैं, फाउंटेन्स हैं, लेकिन सब इस समय बर्बाद अवस्था में है, सब झाड़ियों में छुपे हुए हैं। बहरहाल इस कहानी को और आगे बढ़ाता हूं, और मेरा दिखाने का मतलब यह है कि राजनीति का मेन मुद्दा जो होना चाहिए, रोजगार या जो भी चीजें पहले अच्छी थी उसको अच्छा करना चाहिए, लेकिन ये किसी के एजेंडे में नहीं है। डालमिया नगर का अपना बिजली का संयंत्र था। 24 घंटे बिजली, पानी की व्यवस्था थी। हॉस्पिटल, डिग्री, बच्चों के लिए कॉन्वेंट स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल, लड़कियों के लिए अलग स्कूल, सब कुछ यहाँ पर था। ये देखिए, एक उच्चीकृत हॉस्पिटल था जो कम से कम देखने में लगता है कि 50 कमरों से ज्यादा बड़ा हॉस्पिटल था। यहाँ सारी उस समय के लिहाज की अत्याधुनिक सुख सुविधाएं थी। एम्प्लॉइज का बिना पैसे का निःशुल्क इलाज था, और ये सारी व्यवस्था यहाँ पर थी। क्या न कहा जाए, कहा ये जाए अगर एक शब्दों में कि धरती पर स्वर्ग और इस इलाके में कहीं था तो वो डालमिया नगर था। अगर जिस तेजी से टाटा नगर बढ़ा, उसी तेजी से डालमिया नगर आगे बढ़ा होता तो आज देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होता। बिहार ये 5-6 यूनिट्स हैं यहाँ, सीमेंट, डालडा, वनस्पति, उसके बाद पावर हाउस, उसके बाद स्टील फाउंड्री, एस्बेस्टस शीट, इतना था यहाँ पर। करीब 20,000 आदमी यहाँ मजदूर काम करता था। सब खत्म हो गया बेचारा, न पैसा मिला।
अब जो है यहाँ का मैनेजमेंट अभी तो लिक्विडेशन में है, तो लिक्विडेटर आया तो एक बार कहा कि क्वार्टर सब खाली कर दीजिए, और कितना बाहरी आदमी को तो हटा दिया, उसके में ताला बंद कर दिया। बाहर का था भाई, ठीक, क्वार्टर का भाड़ा तो आपको तो देता था, वो तो एम्प्लॉइयों के था। अच्छा ये बताइए, ये अस्पताल में क्या क्या सुविधा आप लोगों को मिलती थी? अस्पताल में दवा मिलता था फ्री, और किसी का हड्डी टूट गया, पैर टूट गया, उसका भी उपचार होता था। तो आप लोग जब डालमिया नगर से बाहर जाते थे तो डालमिया नगर एक अलग दुनिया लगती थी, और बाकी बिहार या यूपी कहीं जाते थे तो अलग दुनिया लगती थी? अरे ये तो यहाँ इंडिया का समझिए कि एक माने रीढ़ था, इतना 5-5, 6-6 कारखाना एक एस्टेब्लिशमेंट में कहीं नहीं है, सब सुविधा थी। लेकिन अब क्या किया, जब मालिक ध्यान नहीं दिया, छोड़ दिया, ऑफिसर के ऊपर छोड़ दिया, वो लूट उठ के अपना स्वाहा कर दिया। और फिर उसके बाद ये नेता लोग भी तो ध्यान नहीं दिए। नेता लोग तो भी तो जानते हैं, वो तो सब तो जो नेता आया उल्टा पलटा पढ़ा के और मजदूर को गुमराह किया, गुमराह करने के बाद वो भी मजदूर भी उसी खिस्सक में आ गए, स्ट्राइक कर दिया। एक पुराने थे बहुत बड़ा बसावन सिंह, कह देखो स्ट्राइक मत करो, मर गए बेचारे, लेकिन अपना अंडा सेकने के लिए वो लोग अपना दाव करने लगा। अरे तो अब आज के नेता लोग भी तो इसके लिए कुछ कर नहीं रहे, अब क्या हाईकोर्ट में फंस गया मामला? आज के नेता लोग तो यहाँ से मर ही गया, पुराना है ही नहीं कोई। जो है अभी जिंदा जो लोग राज कर रहे हैं वो लोग तो वो नेता नहीं है, एम्प्लॉय में से ही है जो दिल्ली गया। अरे हम मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, बिहार सरकार, केंद्र सरकार का बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर कोई नहीं आता। अब बात है यहाँ कोई वहाँ पर आवाज़ पहुँचाने वाला है ये नहीं है, तो कौन करेगा? एम्प्लॉय तो बूढ़ा हो गया सब बेचारा, और नेता लोग सब पुराना मर गया, अब कोई नेता नहीं है, तो क्या करिएगा? क्या करेंगे हम तो दिखा ही रहे, आवाज का पहुंच जा, और क्या करेंगे? आपको पैसा वैसा मिल गया था? पैसा अभी 25-30% बाकी है, ग्रेजुटी नहीं दिया, उसका सुप्रीम कोर्ट में था, उसका यही था कि इन लोगों के इंटरेस्ट दीजिए, इंटरेस्ट जो बाकी है वो भी नहीं मिला, तो वहाँ कोई लड़ने ही वाला तक क्या जाएगा? आज जब फैक्ट्री सही चलती थी तो आप लोग को तनख्वाह टाइम पे आती थी? उस समय मिलता, मान ले 1-2 दिन कभी आगे पीछे, लेकिन टाइम से सब मिल जाता था। तो आपको क्या लगता है, आपके देखने में आपको क्या लगता है इसकी बर्बादी का कारण क्या सबसे बड़ा? के कारण मेन मालिक है, वो कभी ध्यान नहीं दिया। ध्यान नहीं दिया तो इतना बढ़ाया किसे? बढ़ाया तो शुरू ना, सबसे पहले था आपका MP, आपका इनका जो दामाद था, जो फैक्ट्री वही लिए थे, वो आते उनके मरने के बाद लड़का लोग सब ठीक नहीं निकला, वो ध्यान नहीं दिया, उसके बाद फैक्ट्री धीरे धीरे ये होगी, बंद हो गई। चलिए ठीक है बाबूजी, आपने बात की, इसका बहुत बहुत धन्यवाद आपको। 1930-32 में रामकृष्ण डालमिया ने डालमिया नगर की जो स्थापना डेहरी ऑन सोन में की, उसका विकास दिन दूना रात चौगुना होता गया। रोहतास इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बैनर तले रोजाना 10,000 से ज्यादा लोग काम करने के लिए आने लगे। रामकृष्ण डालमिया ने 1938 में पेपर मिल बनवाई, और ये पेपर मिल इसका बहुत बड़ा कैंपस था, और इसका ऐतिहासिक महत्व ये है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस से रामकृष्ण डालमिया ने इस परिसर का उद्घाटन कराया था, और बाद में बिगड़े हालात में अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है। इसका स्क्रैप का सामान हाई कोर्ट के ऑर्डर से किसी कोलकाता की फर्म ने खरीद लिया, अब अंदर कुछ भी नहीं है। लोग यहाँ के ये बताते हैं कि एक एक दिन में 20-20 ट्रक स्क्रैप यहाँ से निकलता था, अब केवल झाड़ और झंखाड़ है। अगर आप ऐसे देखें तो इस फैक्ट्री की शुरुआत सुभाष चंद्र बोस के हाथों करवाई गई थी, और आज ये इतना खस्ता हाल हो चुका है। मेरी बाएं तरफ जो आप देख रहे हैं, ये ठीक सामने, ये पूरा परिसर किसी एक चीज की इंडस्ट्री का नहीं था। शुगर मिल, सीमेंट फैक्ट्री, और ये हनुमान छाप डालडा, जो इन दोनों बहुत प्रसिद्ध वनस्पति घी हुआ करता था, ये उसकी फैक्ट्री थी। और इस डालमिया नगर में अगर आप आएंगे तो ये जो सड़कें, जो जिस तरीके से प्लान्ड सिटी आप कहते हैं, वो पूरा डालमिया नगर है। डालमिया नगर आज भी
जितने बड़े परिसर में फैला हुआ है, यानी 3800 एकड़ जमीन डालमिया नगर की है। इससे कम दूरी में डेहरी ऑन सोन है। सिर्फ डालमिया नगर ही 3800 एकड़ में है। लेकिन किस तरह से खस्ता हाल हुआ, और पिछले इतने सालों में बहुत सारे 10 साल केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार, 11 साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार, 15 साल लालू प्रसाद यादव की बिहार में सरकार, 20 साल नीतीश कुमार की बिहार में सरकार, लेकिन डालमिया नगर जो एक बार उजड़ा तो फिर कभी नहीं बस पाया। रामकृष्ण डालमिया ने एसीसी का सीमेंट उद्योग में एकाधिकार तोड़ने का फैसला किया। इसके लिए डालमिया नगर में उन्होंने एक बड़ी सीमेंट फैक्ट्री बनवाई जो मेरे पीछे है। बदहाल हालत में, यहां भी कोई स्क्रैप नहीं है, और ये बहुत बड़ी सीमेंट फैक्ट्री थी। इस डालमिया नगर के फैक्ट्री का उद्घाटन करने के लिए, मिल का उद्घाटन करने के लिए रामकृष्ण डालमिया ने एक बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को और एक बार नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बुलाया था। ऐसा नहीं था कि रामकृष्ण डालमिया सिर्फ एक बिजनेसमैन थे। उनका राजनीति में और नेताओं से भी बहुत अच्छा संपर्क और संबंध था। महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से उनकी बहुत नजदीकियां थी, और पंडित नेहरू को रामकृष्ण डालमिया बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। बहरहाल वो किस्सा आगे बताऊंगा, लेकिन आप ये देखिए, जब 1984 में ये सारी कंपनियां, पूरा डालमिया नगर शटडाउन हो गया, ख़त्म हो गया, बंद हो गया, तो उसके बाद इसकी जो बड़ी ज़मीनें थीं और इसके पे जो बकाया था और इसके डिफ़ॉल्टर होने की वजह से यहाँ हाई कोर्ट और लिक्विडेटर और फिर नीलामियों की प्रक्रिया जो शुरू हुई, उसमें लालू यादव ने अपने रेल मंत्री रहने के अंतिम वर्षों में इस पूरी जमीन को नीलामी में रेल मंत्रालय ने खरीद दिया। लालू प्रसाद यादव का ये सोच थी कि यहाँ पर रेलवे का एक बड़ा कारखाना बनवाया जाएगा, लेकिन ये देखिए, रेल मंत्रालय भारतीय रेल की संपत्ति, ये लिखा हुआ भी है अभी तक, और ये रेल मंत्रालय की संपत्ति है। लेकिन लालू प्रसाद यादव पद से हट गए, रेल मंत्रालय से हट गए, और उसके बाद बिहार का यह इलाका केवल रेल की संपत्ति ही है। पिछले 16-17 सालों में इस पे एक ढेले का कोई काम नहीं हुआ, केवल बोर्ड लगा हुआ है कि ये भारतीय रेल की संपत्ति है। अगर मौजूदा सरकारें, मौजूदा नेतृत्व, मौजूदा लोग या आने वाली बिहार की जो भी सरकार हो और केंद्र सरकार मिलकर डालमिया नगर को एक बार फिर से आबाद करने की कोशिश करे, तो न सिर्फ डेहरी ऑन सोन बल्कि आसपास के जिलों के, बिहार के लोगों के पलायन को रोकने में भी मदद मिल सकती है। बहरहाल कुछ और दिखाता हूँ।